हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग कीवानी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कहानी सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और मैं अगली कहानी किस पर लेकर आऊँ, यानी कि किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम समीर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ अनुभव करें डर का। ये बात उस समय की है जब मैं अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में था और कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। जून का महीना, तपती गर्मी पड़ रही थी। ना कहीं जाने का दिल करता और ना कुछ करने का। सारा दिन मैं अपने एसी रूम में गुजार देता। कभी मोबाइल हाथ में होता तो कभी लैपटॉप। ऐसी ही सारी छुट्टियां गुजर रही थी। बस थोड़ा बहुत रात में दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेते। दोस्तों ने कई बार कहा किसी हिल स्टेशन घूम के आते हैं, लेकिन मेरे पापा अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाते रहते थे और मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती थी, जिस कारण मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। तो मैंने साफ मना कर दिया। एक दिन सुबह 11 बजे मैं फ्रेश होकर अपने रूम में गाने सुन रहा था। तभी मेरे दोस्त राहुल का कॉल आया। राहुल ने अपने अंदाज में हालचाल पूछा। फिर उसने मुझसे कहा, यार आज बहुत गर्मी है, घर में मन नहीं लग रहा, चल किसी वाटर पार्क घूम आते हैं। वाटर पार्क के नाम से ही मुझे नफरत थी, क्योंकि वहाँ के पानी का कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे लोग नहाने आते हैं और ना जाने क्या क्या गंदगी पानी में छोड़ जाते हैं। मुझे वाटर पार्क बहुत घिनौना लगता है, इसलिए मैंने वहाँ जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। फिर उसने मुझसे मेरे आम के बाग में चलने को कहा। वो बोला, ये आम का सीज़न है, वहाँ बाग में चलते हैं, वहीं जाकर नहाएंगे, मस्ती करेंगे और साथ में आम का मज़ा भी लेंगे। दरअसल मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ आम की पैदावार बहुत अच्छी होती है और हमारा 30 बीघे का एक आम का बाग भी है। आपको तो पता होगा, हर बाग में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बने होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा ट्यूबवेल मेरे बाग में भी है, जिससे ठंडा और ताज़ा पानी आता है। पापा ने बाग के बीचों बीच एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया हुआ था। ट्यूबवेल का पानी उस स्विमिंग पूल से होता हुआ पूरे बाग में जाता था। अक्सर पापा मुझे अपने साथ ही बाग में लेकर जाते, वो भी तब जब बहुत ज़रूरी काम हो और दिन ढलने से पहले ही लौट आते। लेकिन कभी अकेले जाने नहीं दिया उन्होंने, और जब भी मैं दोस्तों के साथ जाने को कहता तो मना कर देते, डांट कर चुप करा देते। मेरी तो हिम्मत ही ना होती थी उनसे कुछ पूछने की। उस खौफनाक हादसे के पहले तक मुझे कभी पापा की ये बात समझ नहीं आई। पता नहीं क्यों करते थे वो ऐसा। ये बात मेरे दोस्त भी जानते थे। मेरी मम्मी कभी इजाज़त नहीं देगी बिना पापा के बाग में जाने की, इसलिए मैंने अपनी मम्मी को कहीं और जाने का बहाना बनाया और हम चारों दोस्त ने 3 बजे चलने का प्लान बनाया। मेरा आम का बाग शहर से कई किलोमीटर दूर था और उसका रास्ता जंगलों, कच्ची और संकरी सड़कों से होकर गुजरता है। इसलिए हम चारों ने फैसला किया कि एक गाड़ी से ना जाकर अपनी अपनी बाइकों से जाएंगे। 3 बज चुके थे, जाने का समय आ गया था। मैं और मेरे तीनों दोस्त आम के बाग की ओर रवाना हो गए। सूरज अपनी पूरी शिद्दत से गर्मी फैला रहा था। इतनी गर्मी होने की वजह से सड़कें सूनी पड़ी हुई थी। सिर्फ वही लोग नजर आते जिन्हें कुछ जरूरी काम होता। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय कर हम चारों 4 बजे बाग में पहुंच गए। रास्ते की धूल और गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था। बाग पहुंचकर ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए हों। हर तरफ आम की खुशबू, कोयल की सुरीली आवाजें, पेड़ की ठंडी छाव, जहां तक नजर जाती बस दिल को ठंडक पहुंचाने वाला खुशनुमा माहौल ही नजर आता। ना गाड़ियों का शोरगुल, ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ हम 4 दोस्त और मुकरी
बाग का रखवाला पूरे आम के सीजन बाग की पहरेदारी पर रहता है। मुझे देखते ही मुकरी ने सलाम किया। मैंने जाते ही मुकरी से बोला, अरे मुकरी भैया, ट्यूबवेल चालू कर दो, हम सबको नहाना है और एक बाल्टी में ताजे आम भिगो दो। जब तक हम नहाकर निपटेंगे तब तक आम भी खाने लायक हो जाएंगे। मुकरी ने झट से ट्यूबवेल चालू कर दिया और देखते ही देखते स्विमिंग पूल ठंडे ताजे पानी से भर गया। हम सब ने अपनी गाड़ियां साइड में खड़ी करी और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ गए। फिर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। आह, क्या आनंद आ रहा था, जन्नत के मजे आ रहे थे वाकई। हम सब ने नहाते नहाते आम का लुत्फ भी लिया। सब दोस्त बहुत तारीफ कर रहे थे ताजे रसीले मीठे आमों की। समय का पता ही ना चला, कब शाम के 5:30 बज गए। इतनी देर पानी में नहाते नहाते मुझे कपकपी चढ़ने लगी। मैं तो बाहर आ गया और कपड़े पहनकर कुछ आम और खाने लगा। मेरे दोस्त भी बाहर आ गए, सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। शाम के 6 बज रहे थे। हम सब चलने की तैयारी करने लगे। इतने में मेरी एक कॉलेज फ्रेंड नेहा का कॉल आ गया, जिससे अक्सर मेरी बात होती रहती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाता कि नेहा का कॉल है तो वो मुझे बहुत तंग करते और बात नहीं करने देते। आप तो जानते ही हैं दोस्त कितने कमीने होते हैं, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया। मैंने उनसे कहा, मेरे पापा का कॉल है, शोर मत करना वरना पापा को पता चल जाएगा मैं बाग में आया हूँ। मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया। मैंने ईयरफोन कानों में लगाए और बात करना शुरू कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मेरी बातें सुने, इसलिए मैं उनसे दूर बातें करता हुआ टहलता हुआ बाग के दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां से ना तो मैं उन्हें देख सकता था और ना ही वो मुझे देख सकते थे। दूर एक पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी थी। मैं उस पर बैठ गया और बातें करता गया। समय का पता ही नहीं चला। बात करते करते घड़ी पर नजर गई तो शाम के 7:15 बज रहे थे। सूरज छुप चुका था, लेकिन आसमान में अभी भी रोशनी थी। मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन मैं बातों में इतना मगन हो गया कि मुझे कुछ होश ही ना रहा। मैंने ऊपर देखा तो परिंदे अपने घोंसले की तरफ वापस आ रहे थे। आसमान धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो घने पेड़ों की वजह से अंधेरा महसूस हो रहा था। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने नेहा को अलविदा कहते हुए तुरंत कॉल कट कर दिया। मैंने फिर से ऊपर देखा तो पूरा आसमान काला पड़ चुका था। घने पेड़ों में तो अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। अब पूरे 8 बज रहे थे। चारों तरफ सुन कर देने वाला भयानक अंधेरा था। मैंने रोशनी के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ लगा दी। वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। चारों ओर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आता था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हलक सूख चुका था। अपने जीवन में पहली बार इतना अंधेरा देख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। चारों तरफ रात के कीड़ों के शोर और चमगादड़ों की ऐसी भयानक आवाजें जिसे सुनकर रूह कांप उठे। अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक पल के लिए तो मेरी धड़कनें ही रुक गई। कलेजा मुंह को आ गया। मैंने डरते हुए पीछे देखा तो मुकरी को पाया, जिसे देख मुझ में जान आई और उसे देख सुकून भी मिला। उसने मुझसे कहा, समीर बाबा आप कहाँ थे? आपके दोस्त लोग आपको कितना ढूंढे, कितना आवाज दिए, लेकिन आपका कोई पता ही नहीं था। को छोड़कर वो सब चले गए। मैंने मुकरी पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरी बाइक कहाँ है? मैंने हड़बड़ाहट में देखा तो चाबी मेरे पास थी। मैं दौड़कर वहां गया जहां पर बाइक पार्क थी, मगर वहां से मेरी बाइक गायब हो चुकी थी। मेरी बाइक एक स्पोर्ट्स बाइक है। बिना असली चाबी के वो कभी स्टार्ट नहीं होती। फिर कौन ले गया? मैंने विक्की को कॉल करने के लिए मोबाइल खोला तो एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर मैंने टाइम देखा तो शाम के 8:40 बज रहे थे। यहीं से मेरी जिंदगी के सबसे भयानक खौफ के 2 घंटे शुरू हुए। मैं दौड़कर फिर से मुकरी के पास गया, इस उम्मीद से शायद उसे कुछ मालूम हो, लेकिन मुकरी का कोई अता पता नहीं था। उसको कई आवाजें भी दी, उसको आसपास के जगहों पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर मैं उसकी कोठरी की तरफ दौड़ा और देखा कि वहां वो बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा पूरा शरीर सिरहर उठा था।
मैं वहां से चिल्लाता हुआ उल्टे पैर भागा। मोबाइल के नेटवर्क गायब थे। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा और सन्नाटे को चीरती हुई ऐसी आवाजें जैसे हजारों आत्माएं विलाप कर रही हों। खून सुखा देने वाली भयानक आवाजें जिसे सुनकर मेरा सर फटा जा रहा था। घबराहट और डर से मैं कपकपा रहा था और मेरी शर्ट पसीने से तर थी। जो बाग मुझे जन्नत लग रहा था, अब वही बाग मुझे जहन्नुम लगने लगा। मैंने मन ही मन में फैसला किया कि यहाँ बैठने से डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ऐसे ही किया। मोबाइल की रोशनी के सहारे सड़क की तरफ निकल पड़ा। वहीं मुझे एक कुदाल, घास को खोदने वाला टूल पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए ले लिया और आगे बढ़ने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं दिखाई दिया। चलते चलते मैं थक गया और एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। जंगल की हर एक चीज मुझे डरा रही थी। मैं बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था और मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। क्यों मैं इस वीराने में मरने चला आया? मैंने अपनी इस भड़ास को मिटाने के लिए गुस्से में कुदाल पेड़ के तने पर दे मारा और मैं ऐसा करता गया। बार बार कुदाल मारने के कारण पेड़ के तने पर एक गहरा जख्म बन गया। अचानक मेरे हाथों में कुछ चिपचिपा लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो ताजा गाढ़ा खून था, जिसमें इंसानी खून जैसी बू आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, मेरे कानों में एक दर्द भरी कहराने की आवाज गूंजी, जो इतनी भयानक थी जिसे सुनकर मेरे बचे हुए होश भी उड़ गए। मैंने सर उठाकर जैसे ही ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। एक बहुत ही विशालकाय डरावनी शकल वाला राक्षस मेरे सामने खड़ा था, जो एक पेड़ का रूप लिए हुए था। उसकी टांग में एक गहरा जख्म बन गया था, जिसमें से बहुत खून बह रहा था। ये जख्म मेरे कुदाल मारने की वजह से बना था। उस राक्षस की बड़ी बड़ी आंखें किसी दहकते अंगारे जैसी थी। उसके एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच 10 फुट का अंतर होगा। उसके नाखून ऐसे थे जैसे कोई तलवार लिए हो। उसके दांत तकरीबन फुट भर बाहर निकले हुए थे। उसकी गर्म सांसें मुझे जला रही थी। उसके घने सफ़ेद बाल पैरों तक आ रहे थे और उसकी बड़ी दाढ़ी से उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसने अपनी जोरदार आवाज के साथ चीख मारी और बोला, तो इंसानी जात यहाँ मेरे जंगल में क्या करने आया है? तू जरूर इन मासूम पेड़ों को काटने आया होगा। तूने सारे जंगल उजाड़ दिए, अब मेरा जंगल भी उजाड़ेगा। देख, तेरे आने से ये पेड़ कितने सहम गए हैं। उसकी आवाज में इतनी धमक थी जैसे मेरे चारों ओर 100 डीजे कॉलम एक साथ बज रहे हों। उसकी आवाज से मेरा दिल दहल रहा था। मैंने उसके कहने पर इधर उधर देखा तो देखकर दंग रह गया। सभी पेड़ जिंदा हो गए थे। चीख चीख कर कह रहे थे, इस इंसान को सजा दो, इसके हाथ पैर काट कर अलग कर दो, जैसे ये हमारे साथ करते हैं। मैं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मैंने अपनी सहमी डरी आवाज में कहा, मैं कोई लकड़हारा नहीं हूं, मुझे जाने दो मुझे। मौका देख जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, वैसे ही उस राक्षस ने मेरा हाथ पकड़कर दूर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ ने अपनी जड़ों से मुझे जकड़ लिया, फिर मुझे हवा में उछाला और इस तरह मैं कई बार हवा में उछाला गया। मेरे मुंह और नाक से खून बह रहा था। लगातार जमीन पर पटके जाने के कारण मेरी पसलियां टूट सी गई। मेरे कपड़े फट चुके थे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। फिर किसी बड़े पेड़ ने मुझे बहुत तेज हवा में उछाला। इस बार मैं जमीन से टकराकर दूर जा गिरा और बेशुद्ध हो गया। कुछ देर बाद होश में आने पर मैंने देखा मैं अपनी पहुंच से काफी दूर पड़ा हूँ। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और बस भागता चला गया। लड़खड़ाता हुआ, दर्द से तड़पता बस भागता चला गया। अचानक मैं एक तेज रफ्तार बाइक से जा टकराया। उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों को चौंधिया रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाइक से टकराने के बाद मेरी बची हुई हिम्मत भी खत्म हो गई और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर था। मेरा पूरा जिस्म मलहम पट्टियों से ढका हुआ था। मेरे दाहिने पैर और एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। सारे दोस्त और परिवार वाले मुझे घेरे हुए थे। सबकी आंखें नम थी। पापा मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा,
बेटा तुम मुझसे पूछते थे ना, मैंने आज तक तुम्हें अकेले क्यों नहीं जाने दिया। जंगल में बिताए इन खौफ के 2 घंटों ने तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं तुम्हें क्यों रोकता था, क्यों मना करता था अकेले जाने से। बेटा वो बाग शापित है, वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर की आत्मा निवास करती है जिसे लकड़ी तस्करों ने मार दिया था। तब से आज तक उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है और अकेले इंसान को देख उसे मार देती है। तुम किस्मत वाले थे, जिंदा बचकर आ गए। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। खैर बेटा, इसलिए तो कहते हैं बड़ों की बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इतना कहकर पापा ने मेरे माथे को चूमा और बाहर चले गए। आज उस घटना को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया हूँ। मैं आज भी पूरी तरह से झुक नहीं सकता। मेरा दाहिना हाथ बेकार हो चुका है। मैंने जिंदगी के बहुत सारे घंटे जिए हैं और आगे भी जीऊँगा, लेकिन वो खौफ के 2 घंटे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। प्यार इंसान को फरिश्ता भी बना देता है और रंग से राजा भी। किसी की सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो इंसान आसानी से अपनी मंजिल पा लेता है। प्यार बहुत कुछ सुधारता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो, अगर प्यार सुधार सकता है तो प्यार बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर किसी की सच्ची मोहब्बत एक जानवर को इंसान बना सकती है तो एक चोट खाए हुए आशिक को इंसान से पिशाच भी बना सकती है। आज प्रिया अपनी एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो दुनिया है कॉलेज की दुनिया। जी, प्रिया ने आज उसी कॉलेज में दाखिला लिया है जिसमें उसकी माँ पढ़ती थी। बचपन से ही प्रिया उसी कॉलेज में पढ़ना चाहती थी और आज जब उसका दाखिला हो भी गया तो वो चल पड़ी थी दिल्ली से देहरादून के सफ़र पर। सुबह की चली हुई प्रिया रात तक ही देहरादून पहुंच जाती है। माँ बाप और भाई कुछ दिनों के लिए लंदन गए हैं, इसलिए आज उसे अकेले ही सफ़र करके आना पड़ा है, वो भी पहली बार बस से उतरते हुए रात हो जाती है और कोई टैक्सी ना मिलने पर वो सुनसान रास्ते पर पैदल ही चलने लगती है। कॉलेज का हॉस्टल अभी काफ़ी दूर है और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। प्रिया इन सभी बातों को अनदेखा करते हुए सुनसान रास्ते पर चली जा रही है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसे आवाज़ देती है, सुनो बेटा। प्रिया मुड़कर देखती है और पूछती है, जी कहिए, क्यों आवाज़ दी आपने मुझे। वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी रात के समय इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता है। ये रास्ता एक भयानक पिशाच का है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो तुम इस रास्ते की बजाय दूसरे लंबे वाले रास्ते से चली जाओ। हो सकता है उस रास्ते पर कोई टैक्सी या रिक्शा भी मिल जाए तुम्हें। प्रिया इन बातों से हंसने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं आंटी जी, अगर पिशाच मिल भी गया तो मुझे देखते ही मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा। ये कहकर वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाती है और चल पड़ती है फिर से उस पिशाच के सुनसान रास्ते पर। चारों ओर घना अंधेरा है और हवा भी तीव्र गति से चल रही है। अंधेरी रात होने की वजह से दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रिया जो नए ख्यालातों की लड़की है उसके लिए ये आम बात है, क्योंकि शुरू से ही वो घर से बाहर ही पड़ी है। अब कुत्तों की रोने की आवाज़ भी आने लगती है जो उस रात को और भी भयानक बना रही है। तभी प्रिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। जो वो मुड़कर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। पहले तो प्रिया इसे अनदेखा कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद प्रिया को लगता है जैसे उसे किसी ने आवाज़ दी हो। प्रिया चारों ओर देखती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता है। अब प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद उसने इस रास्ते से आकर गलती कर दी है, लेकिन अभी कोई और रास्ता भी नहीं था सिवाय वहां से निकलने के। अब उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और सियारों के रोने की आवाजें भी आने लगती है। तभी उसे सामने से एक विशाल भयानक पुरुष दिखाई देता है, जिसे देखते ही प्रिया की चीख निकल जाती है और वो पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी उसी के पीछे दौड़ रहा हो।
दौड़ते दौड़ते वो एक बंद पड़े खंडर में चली जाती है, जहाँ पर उसे अब और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। वो उस खंडर में से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चाह कर भी नहीं आ पाती है। तभी उसे लगता है जैसे वो भयानक आदमी वहीं पहुंच गया हो और अब उसी की तरफ बढ़ रहा हो। वो उससे दूर होते हुए फिर भागने लगती है कि तभी उसकी टक्कर एक खूबसूरत से लड़के से हो जाती है। गोरा रंग, भूरे बाल और नीली आंखें, जिसे कोई भी लड़की देखते ही दिल हार जाए। प्रिया जो टक्कर की वजह से उसकी बाहों में है, वो उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और कुछ ही समय में बेहोश हो जाती है। अब सुबह हो चुकी है और प्रिया को होश आता है तो खुद को एक बेहद खूबसूरत से घर में पाती है। पहाड़ियों पर स्थित ये घर जंगल के बीचों बीच था। अब प्रिया जैसे ही चौंक कर उठती है तो सामने उसी लड़के को हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ा देखती है। अब वो लड़का पूछता है, उठ गई आप? प्रिया कुछ नहीं कहती और उठकर बैठ जाती है। तो वो लड़का दोबारा बोलता है, मेरा नाम अक्षत है। कल वहां से गुजर रहा था तो आपकी चीखों की आवाजें सुनकर वहां पहुंच गया। सोचा शायद आज फिर कोई उस पिशाच के चक्र में फंस गया होगा। अब प्रिया अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, तो क्या सच में वो रास्ता पिशाच का ही रास्ता है? अक्षत कहता है, जी हाँ, आपने सही सुना बिल्कुल। उस रास्ते से रात के समय कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पिशाच का रास्ता है। मैं भी इसलिए ही गया क्योंकि मेरे गले में सदैव यह अभिमंत्रित धागा है जो मेरी उस पिशाच से रक्षा करता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आप उस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को कर क्या रही थी? अक्षत पूछता है। प्रिया उसे कहती है, मेरा नाम प्रिया है। ये कहकर वो अब उसे सारी बात बताती है और यह भी बताती है कि कैसे एक भयानक आदमी कल उसके पीछे पड़ा था। ये बात सुनते ही अक्षत उसे कहता है, मैडम, वो आदमी नहीं बल्कि खुद एक पिशाच था जो आपके पीछे पड़ा था। वो तो समय पर मैं पहुंच गया और कुछ सीखी हुई विधाएं काम आ गई जो आपको बचाकर यहाँ ले आया। प्रिया पिशाच वाली बात सुनकर बहुत डर जाती है और डर की वजह से उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक जाती है। अब अक्षत के साथ ही वो तैयार होकर वो अपने हॉस्टल चली जाती है। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रिया को जब भी मौका मिलता है वो अपने हॉस्टल से झूठ बोलकर जाती है और सारी सारी रात अक्षत के साथ उसके घर पर ही बिताती है। अब इस तरह से दोनों के रिश्तों को 2 साल बीत जाते हैं और अब एक दिन प्रिया के माँ बाप वहाँ उससे मिलने आते हैं। प्रिया की माँ, जिसका नाम सोनिया है, वो कहती हैं, प्रिया, मैं और तुम्हारे पापा यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं। वो ये है कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। प्रिया ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है और उन्हें अपने और अक्षत के बारे में बता देती है। प्रिया के पापा विशाल और माँ सोनिया दोनों ही ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। सोनिया अब प्रिया से कहती हैं, चलो प्रिया, अब देर किस बात की है, हमें आज ही अक्षत से मिलना है। लेकिन प्रिया उसे लगातार फोन किए जा रही थी और अक्षत फोन नहीं उठाता है। तो वो हार कर सोनिया और विशाल को उसके घर ले जाती है। लेकिन वहां जाकर जो देखती है तो बस देखते ही रह जाती है। वहां कोई घर नहीं है बल्कि एक भयानक सा खंडर है। प्रिया पागलों की तरह उसी भयानक खंडर में अक्षत को आवाजें लगा रही है। अक्षत, कहाँ हो तुम? आवाजें लगाते लगाते वो बेहोश हो जाती है और सोनिया विशाल मिलकर उसे सीधे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब 2 दिनों बाद जब प्रिया को होश आता है तो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल के कमरे में है। उसके माँ बाप उसके करीब ही खड़े हैं। अब वो प्रिया को बताते हैं कि कोई अक्षत नहीं है। अगर होता तो तुम्हारे किसी दोस्त को तो दिखता कभी। हमने तुम्हारे सभी दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन सभी ने यही कहा कि तुम पिछले 2 सालों से उस खंडर में अकेले घूमने जाती हो। कोई फोन नहीं आता, लेकिन ऐसे दिखाती हो जैसे किसी से बातें कर रही हो। कोई भी कभी भी तुमसे मिलने नहीं आया है। प्रिया भी अब हिम्मत हार चुकी है और वो कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं मैं मान लेती हूँ, बस मुझे अब घर जाना है। सोनिया कहती है, अब रात हो चुकी है, सुबह होते ही हम सब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चल देंगे। लेकिन आज की रात तो कयामत की रात थी प्रिया के लिए। रात के 12 बज रहे थे और सभी हॉस्पिटल में सो रहे हैं।
कि तभी प्रिया के फोन पर बेल बजती है। प्रिया देखती है कि एक बार फिर अक्षत का फोन आ रहा है। प्रिया बेसब्री से फोन उठाती है और कहती है, मैं जानती थी कि तुम कोई सपना नहीं हो सकते, तुम बस मेरे जीवन की हकीकत ही हो सकते हो। अक्षत उधर से कहता है, प्रिया मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या आज आखिरी बार मुझसे मिलने मेरे घर पर आओगी? उसके बाद हम एक हो जाएंगे ताकि फिर कोई हमें एक दूसरे से जुदा ना कर पाए। प्रिया भी चुपचाप उठकर पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। तेज हवाएं चल रही हैं, बादल भी गरज रहे हैं। जंगल में से बहुत से जानवरों की रोने की आवाज आ रही है। चमगादड़ भी भयानक रूप में घूम रहे हैं। और ऐसे भयानक मौसम में प्रिया अक्षत के घर पर पहुंच जाती है और उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। उसके जाते ही सोनिया और विशाल की नींद खुल जाती है और वो भी अपनी बेटी को बचाने उसी जंगल की ओर कार लेकर चल देते हैं। दूसरी तरफ प्रिया अक्षत की बाहों में खोई हुई है और अब अक्षत उसे कहता है, प्रिया आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। तभी वहां पर सोनिया और विशाल आ जाते हैं और प्रिया को एक पिशाच की बाहों में देखते हैं। सोनिया प्रिया से कहती है, प्रिया दूर हटो उस पिशाच से, ये एक भयानक पिशाच है। प्रिया कहती है, नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये कोई पिशाच नहीं बल्कि मेरा अक्षत है। सोनिया फिर चिल्लाती है, प्रिया ये वही पिशाच है जिसकी दहशत इस रास्ते में फैली रहती है, तुम चलो मेरे साथ। अब प्रिया फिर से कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरा अक्षत इंसान हो या पिशाच, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। सोनिया उसे कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? ध्यान से देखो, जिसे तुम एक खूबसूरत सा घर समझ रही हो वो एक खंडर के सिवा और कुछ नहीं है। अब प्रिया को कुछ होश आता है और वो चारों ओर देखती है कि वो एक खंडर में एक भयानक से पिशाच की बाहों में खड़ी है। अब पिशाच प्रिया को अपनी बाहों में और भी कसकर जकड़ लेता है और कहता है, प्रिया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सच है कि मैं एक पिशाच हूँ, लेकिन तुमसे बेपनाह प्यार करने लगा हूँ। अब सोनिया आगे आती है और कहती है, मेरे रहते हुए तुम मेरी बेटी को कभी नहीं पा सकेगा। अब वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरी सोनी, तुझे नहीं पा सकता तो क्या, लेकिन तेरी बेटी को आज पा ही लूंगा। सोनी नाम सुनते ही सोनिया का दिमाग घूमने लगता है और वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? मेरा ये नाम कैसे जानते हो? अब पिशाच आगे आता है और कहता है, मैं वही हूँ, अक्षय, तुम्हारा अक्षय, जिसे तुमने किसी समय में सिर्फ पैसे के लिए ठुकरा दिया था और इस अमीर विशाल से शादी कर ली थी। मैं तो तभी जहर खाकर मर गया था, लेकिन फिर एक अघोरी ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे शरीर में तंत्र मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा स्थापित की और मुझे एक पिशाच बना दिया। अब वो पिशाच फिर से बताता है, मैं सालों तक उस अघोरी का गुलाम बनकर उसके कार्य सिद्ध करता रहा, लेकिन फिर जब मेरी स्वयं की शक्तियां बढ़ गई तो आज मैं उसे मारकर एक स्वतंत्र पिशाच बन गया और इस रास्ते से आने वाले हर एक इंसान का खून पीने लगा। सोनिया उसकी बात सुनकर हैरान हो रही थी। अब वो पूछती है, तो क्या तुमने मेरे जाते ही आत्महत्या कर ली थी? अब पिशाच आगे की बात बताता है, मैं हर रात एक इंसान का खून पीने लगा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी बेटी दिखी, उसे देखते ही मुझे तुम याद आ गई। फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बेटी को पाकर ही रहूंगा। अब सोनिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पिशाच के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। अब वो उससे उसकी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। अब प्रिया कहती है, नहीं माँ, आप कुछ मत कहिए, मैं सच में अक्षत से सच्चा प्यार करने लगी हूँ। अब चाहे वो एक पिशाच ही क्यों ना हो, मैं उसके साथ जाने के वो तैयार हूँ। ये कहकर वो अपने अक्षत मतलब उस पिशाच को गले लगाकर कहती है, चलो ले चलो मुझे अपनी दुनिया में, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो पिशाच कहता है, सोच लो प्रिया, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें सच में चाहने लगा हूँ। प्रिया कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है, जहाँ तुम चलोगे मैं साथ ही रहूंगी। देखना, फिर एक साथ दोनों मुक्ति पाकर नया जन्म लेंगे और एक हो जाएंगे। अब सोनिया उसे देखती रह जाती है और प्रिया अपने प्रेमी पिशाच के साथ एक धुएं में गायब हो जाती है। पिशाच उसे अपनी शक्तियों के द्वारा
अपने जैसा बनाकर हमेशा के लिए इस जहां से दूर मुक्ति के मार्ग में ले जाता है। दुनिया ने जो बेवफाई कभी अक्षय के साथ की थी, आज उसके कर्म उसके आगे आए हैं और आज उसने इसी वजह से हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो दिया है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपको दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट स्टोरी मैं किस टॉपिक पर लाऊं ये भी आप कमेंट करके बता दो। तो जो जो आप कमेंट करोगे मैं उस पर कहानी लेकर आऊँगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।